हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। रैन फोर सीमेंट कंक्रीट हम लोग पढ़ रहे हैं। लेक्चर 8 आज पढ़ेंगे। अगर प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, वहां जाके देख लेना। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉलम के बारे में आज पढ़ना है। कॉलम क्या होता है? कंपैरिजन मेंबर होता है। आपको पता होगा, शायद नहीं पता होगा तो पता कर लो कि कॉलम क्या होता है। कंपैरिजन मेंबर होता है। और जो आपके फ्रेम होते हैं, ट्रस और फ्रेम जानते हो ना, तो ये फ्रेम का मेंबर होता है, ट्रस का मेंबर नहीं होता। तो इट इज अ कंपैरिजन मेंबर। अच्छा, ट्रस और फ्रेम क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, इस सब्जेक्ट में नहीं, स्टिल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कंपैरिजन मेंबर हुज इफेक्टिव लेंथ इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स द लीस्ट लेटर डायमेंशन, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा कि इफेक्टिव लेंथ और जो आपका लिस्ट लेटर डायमेंशन है उसका रेशियो जो होता है 3 से बड़ा होता है तो वो कॉलम होता है, और 3 से छोटा या फिर 3 के बराबर होता है तो नीचे में लिखा है आपका पेडेस्टल होता है। तो कॉलम और पेडेस्टल दोनों ही आपके कंपैरिजन मेंबर होते हैं। कॉलम जो है आपका शॉर्ट मेंबर भी हो सकता है, लॉन्ग मेंबर भी हो सकता है। पेडेस्टल जनरली शॉर्ट मेंबर होता है, ठीक है। समझ गए ना शॉर्ट मेंबर मतलब। और बस यही बेसिक डिफरेंस था दोनों में। और ये लिस्ट लेटर डायमेंशन मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ये कॉलम का एक क्रॉस सेक्शन में बना दिया हूँ, ऐसा करके कुछ, ठीक है। तो एक क्या होता है, उसका लॉन्गर लेंथ होता है और एक होता है शॉर्टर लेंथ। मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, डी है और डेप्थ, और ये क्या हो गया आपका बी विड्थ हो गया। तो इनमें से जो छोटा डायमेंशन होगा वही आपका लिस्ट लेटर डायमेंशन हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है। तो वही चीज है आपका एल इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ मतलब क्या होता है, तो इसका भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। नीचे इफेक्टिव लेंथ हम लोग कितना कितना लेते हैं, अलग अलग मेंबर के लिए अलग अलग लेना पड़ता है, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, लिस्ट लेटर डायमेंशन ग्रेटर देन 3 होता है कॉलम के लिए, जबकि पेडेस्टल के लिए क्या होता है आपका लेस देन और इक्वल टू 3 होता है। तो वही लिखा है पेडेस्टल में भी, इट इज अ कंपैरिजन मेंबर हुज इफेक्टिव लेंथ इज लेस देन 3 टाइम्स द लिस्ट लेटर डायमेंशन ऑफ द मेंबर। आगे बढ़े। मिनिमम इसेंट्रिसिटी फॉर द एक्सली लोडेड कॉलम। इसेंट्रिसिटी फॉर द एक्सली लोडेड कॉलम। एक्सेल लोड मतलब मैं बता चुका हूँ, एक्सेल लोड मतलब या तो टेंशन या कंपैरिजन। जो आपका एक्सिस में लग रहा है वो एक्सेल लोड है। मिनिमम इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है, ठीक है, कितना मिनिमम इसेंट्रिसिटी हो सकता है। तो ऑल कॉलम शैल बी डिजाइन फॉर द मिनिमम इसेंट्रिसिटी। एंड ये जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी होता है वो कितना होता है वो आपको दिया गया है। अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम डिवाइडेड बाई 500 प्लस लिस्ट लेटरल डायमेंशन डिवाइडेड बाई 30 या फिर 20 mm, ठीक है। दोनों में जो ज्यादा होगा उसी को हम लोग अपना क्या लेंगे, मिनिमम इसेंट्रिसिटी लेंगे। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम को एल लिख दिया तो एल बाई 500 प्लस क्या हो जाएगा आपका बी और डी। बोला था ना लिस्ट लेटर डायमेंशन या तो बी हो सकता है या डी, दोनों हो सकता है। तो बी और डी डिवाइडेड बाई 30 या फिर आपका 20 mm, विच एवर इज मोर, वही हम लोग लेंगे मिनिमम इसेंट्रिसिटी। डायरेक्ट आपको पूछता है एग्जाम में कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी क्या होगा, आपको सब चीज डाटा जो है वो क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है। ये कंडीशन अगर आपको समझ में आएगा, याद रहेगा, तो वहां पर आप बना के आ जाएंगे, ठीक है। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, अगर किसी को दिक्कत हो रहा होगा तो मान लेते हैं ये एक कॉलम है, ठीक है। बन जा कॉलम, एक मिनट रुक जाओ। ये मान लेते हैं कॉलम है। कॉलम में आपका लोड बेसिकली क्या होता है, बीचों बीच लग रहा है तो कोई इसेंट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। अगर बीच में नहीं लग के ये मान लेते हैं ये इसका क्या हो गया आपका एक्सिस हो गया, सेंट्रल एक्सिस से कुछ डिस्टेंस में लग रहा है मान लो, तो ये जो डिस्टेंस में लगा ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जितने डिस्टेंस में आपका लोड लग रहा है वही आपका इसेंट्रिसिटी है, ठीक है। तो ज्यादा इसेंट्रिसिटी होगा तो उतना ही ज्यादा उसमें बेंडिंग मूवमेंट डेवलप होगा, डिफ्लेक्शन का चांसेस होगा, बकलिंग हो जाएगा, तो वो सब फेलवर हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसेंट्रिसिटी का लिमिटेशन देख लिए हैं। आगे आप देखते हैं शॉर्ट कॉलम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कॉलम में बोला शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। तो शॉर्ट कॉलम का रिलेशन एग्जाम में आपको पूछे देता है डायरेक्ट, इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय लिस्ट लेटर डायमेंशन। जहां जहां ये नीचे में बी है ना वो लिस्ट लेटर डायमेंशन है, समझ लेना। इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय लिस्ट लेटर डायमेंशन, अगर आपका लेस देन और इक्वल टू 12 है, लेस देन और इक्वल टू 12 है तो आपका क्या होगा, शॉर्ट कॉलम होगा। और जस्ट इसका वाइस वर्सा आप लोग समझ गए होंगे कि वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग कॉलम हो जाएगा, ग्रेटर देन 12 होगा तो, ठीक है। इन एडिशन टू क्या बोल रहे हैं, एजम्पशन मेड फॉर द फ्लेक्सुरल मेंबर फॉलोइंग एजम्पशन मेड फॉर द कंपैरिजन मेंबर। मतलब
प्रीवियस लेक्चर में जो भी हम लोग फ्लेक्सरल मेंबर के लिए एजम्पशन पढ़े हैं वैसे ही एजम्पशन इसके लिए भी होगा कंप्रेशन मेंबर के लिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ते थे कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन इज टेकन एज कितना 0.002 लेते थे। बताया था ना वहां कि जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट, कंक्रीट का जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा एक्सियल कंप्रेशन के केस में, या फिर इसी को हम लोग डायरेक्ट कंप्रेशन भी बोलते हैं ना, तो वहां पर कितना लेते थे 0.002 लेते थे। और यही जब क्या आ जाता था आपका मोस्ट एक्सट्रीम फाइबर, मतलब आउटर मोस्ट एक्सट्रीम फाइबर में अगर पूछता था स्ट्रेन, तो हम लोग कितना लेते थे 00 मतलब 0.0035 लेते थे। ठीक है, ये दोनों में अंतर समझ में आता है ना। ठीक है, तो बी पॉइंट में आप देखना यहाँ पर ये कंप्रेशन मेंबर के लिए स्पेशली बोल रहा है, अगर आपका मेंबर में कंप्रेशन स्ट्रेन पूछ रहा है, द मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन एट हाईली कंप्रेशन एक्सट्रीम फाइबर इन कॉन्क्रीट, यहां तक में तो आप बोल दोगे कि 0.0035 होगा क्योंकि एक्सट्रीम फाइबर हम पूछ रहा है, लेकिन पूरा पढ़ना बोल रहा है कि सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन एंड बेंडिंग, मतलब उसमें एक्सियल कंप्रेशन तो है ही, साथ ही साथ बेंडिंग भी है। एंड व्हेन देयर इज नो टेंशन, ठीक है, व्हेन देयर इज नो टेंशन मतलब कंप्रेशन जोन में होगा तो जाहिर सी बात है वहां टेंशन नहीं होता है, निगलेक्ट कर लेते हैं, तो वही बोल रहा है। तो लेकिन क्या बोल रहा है कि आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन निकालना तो है, लेकिन उसमें कंप्रेशन के साथ साथ जब बेंडिंग भी आ रहा है उस केस में हम लोग कितना लेते हैं, तो 0.0035 माइनस करते हैं 0.75 इंटू स्ट्रेन के, जो ये साइन एप्सिलॉन का जो भी साइन है वो क्या है, स्ट्रेन का साइन है। ठीक है, तो 0.75 इंटू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन को माइनस करोगे तब आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो आपको मैं एकदम साधारण भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है, इससे आसान तरीके से और कोई नहीं समझा सकता। सीधी बात बोल रहा हूँ भाई कि वही आपका मेंबर है, वही पूछ रहा है आपको कंप्रेसिव स्ट्रेन, वही पूछ रहा है एक्सट्रीम फाइबर में, लेकिन बस अंतर कहाँ पर आ रहा है, इसमें कंप्रेशन के साथ साथ जब बेंडिंग भी आएगा और जब नो टेंशन का केस होगा, नो टेंशन का केस तो छोड़ो, जब बेंडिंग भी आएगा तब अपने को आंसर क्या लेना है, 0.0035 में माइनस कर देना है 0.75 को। ठीक है, इनटू स्ट्रेन को। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं कि स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन intersect each other at 3D/7 from the highly compressed edge। अब इसका मतलब क्या समझ में आया, टू स्ट्रेन लाइन होते हैं। कौन कौन से दो स्ट्रेन लाइन होते हैं, एक 0.002 के कारण जो आता है स्ट्रेन, और एक हम लोग पढ़ते थे 0.0035 के कारण जो स्ट्रेन लाइन बनता है। दोनों लाइन कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पूछेगा, तो आपको क्या बोलना है, 3D/7 में इंटरसेक्ट करेगा। इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लेते हैं कि आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर है, हॉरिजॉन्टली बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये मान लेते हैं आपका ऊपर में ये वाला जो पॉइंट है, एक मिनट इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ऊपर। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको मैं 0.0035 मान लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं जो स्ट्रेन पॉइंट है उसको मान लेता हूँ 0.002 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका, इसको मान लेते हैं, इधर से मिला देते हैं, और यहाँ पर से जब मैं इसको मिला दूं ऐसा कुछ, तो ये जो आपका इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पर, समझ में आ रहा है, ये जो डिस्टेंस होता है, कहाँ से डिस्टेंस बोल रहा है आपका, हाईली कंप्रेस्ड एज से। तो हाईली कंप्रेस्ड एज से आपका जो इंटरसेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 3D/7 होता है। ठीक है, वो इसी चीज को बताना चाह रहा था। आ गया होगा समझ में, आई थिंक। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे, डाल देते हैं इसको थोड़ा सा। अब देखो 3D/7 क्या होता है, दोनों जो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसके इंटरसेक्ट होता है, उसका इंटरसेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द हाईली कंप्रेस्ड एज। डिजाइन ऑफ कॉलम, कॉलम को डिजाइन करेंगे अब। तो सबसे पहले तो आपको ये कॉलम का क्रॉस सेक्शन दिख रहा होगा, और हम लोग जानते हैं कि ASC मतलब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट या फिर कंप्रेशन, और ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कंक्रीट AC, और D डेप्थ हो गया, B विड्थ मान लिए हैं। टोटल एरिया जब निकालोगे तो एरिया ऑफ स्टील प्लस एरिया ऑफ कंक्रीट दोनों लोगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग शॉर्ट कॉलम के लिए थोड़ा सा देखेंगे। तो शॉर्ट कॉलम का सिलेंडरनेस रेशियो जो ऊपर में देखे हैं वो कितने के बराबर होना चाहिए,
इसको सिलेंडरनेस रेशियो ही तो बोलते हैं ना एक्चुअली में। लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं सिलेंडरनेस रेशियो को, जो कि इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन होता है, जो कि आपका छोटा या फिर बराबर होना चाहिए 12 के। यहाँ पर इक्वल का साइन भी लगा देना ना, छोटा या फिर बराबर होना चाहिए 12 के, जब शॉर्ट कॉलम हम लोग एज्यूम करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन है, आपको याद रखना है। लोड कैरिंग कैपेसिटी शॉर्ट कॉलम के लिए निकालना है। तो क्योंकि ऊपर में आपका जो क्रॉस सेक्शन था, ऊपर जब इस क्रॉस सेक्शन में आपका पी लोड आ रहा है, तो इस लोड को कौन सहेगा, उस लोड को कौन सहेगा, कंक्रीट है तो कंक्रीट भी सहेगा, स्टील है तो स्टील भी सहेगा, और कोई मटेरियल मान लो रहता उसके अंदर में, उस बीम में या फिर कॉलम में, तो वो भी उस लोड को सहता। अभी के लिए हम लोग क्या बोल दिए हैं कि वहाँ वो स्टील है और क्या है, कंक्रीट है। तो जब अब मेरे को लोड निकालना है तो लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया होता है। तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रेस स्टील का और एरिया स्टील का, वैसे ही एरिया कंक्रीट का, स्ट्रेस कंक्रीट का जोड़ दूंगा तो टोटल लोड निकल जाएगा। अगर मान लो कोई और मटेरियल होता अंदर में तो उसको भी जोड़ देते, वैसी सेम उस मटेरियल का एरिया और उस मटेरियल का स्ट्रेस। ठीक है, इफ अनदर मटेरियल इज अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, मतलब सिग्मा सीबीसी। सिग्मा सीबीसी क्या है एक्चुअली में, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन कंप्रेशन। ठीक है ना, सी फॉर कंप्रेशन जोन। तो ये सिग्मा सीसी का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा एससी का वैल्यू तो आप लोग पहले से जान रहे होगे, फर्स्ट या फिर सेकंड लेक्चर में मैं डिस्कस किया था जहां तक, जब स्टील पढ़ रहे थे। तो सिग्मा एससी का वैल्यू कितना होता है, सिग्मा एससी का वैल्यू कितना होता था, माइल्ड स्टील के लिए अलग होता था, मीडियम टेंसाइल स्टील के लिए अलग होता था, एचवाईएसडी के लिए अलग होता था। ठीक है ना, वही चीज है। और यहाँ पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट है 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40 के लिए आपको डायरेक्ट सिग्मा सीबीसी का सीसी का वैल्यू सॉरी दिया गया है। एकदम आसान है, 4, 5, 6, 7 को छोड़ के 8, 9, 10। और हम लोग जानते हैं कि M15 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और 40 तक खत्म करते हैं। यहीं तक आपका जो डाटा होता है थ्योरेटिकल डाटा, वो यूजफुल रहता है। तो M15, 20, 25, 30, 35, 40, 4, 5, 6, 7 छोड़ के 8, 9, 10, ये डाटा आपको याद हो गया सिग्मा सीबीसी, फिर सीबीसी बोल रहा हूँ, सिग्मा सीसी का। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। सिग्मा एससी का वैल्यू मैं बोला था, बता चुका हूँ करके, उसको मैं यहाँ पर से फिर से रिविजन कर दिया हूँ आप लोगों के लिए। 130 होता है आपका माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील के लिए, जबकि 190 होता है एचवाईएसडी बार के लिए। ठीक है, एचवाईएसडी बार के लिए सिग्मा एससी का वैल्यू। ओके, मेरे को थोड़ा सा गलत लग रहा है यहाँ पर, माइल्ड स्टील के लिए तो ठीक है कि 130 हम लोग पढ़े थे, और 140 किसके लिए पढ़े थे, जब टेंशन जोन में लेते थे स्ट्रेस इन स्टील। लेकिन ये जो मीडियम टेंसाइल स्टील है या फिर मीडियम स्टील है, इसका 130 पढ़े थे। मेरे को तो इसका याद आ रहा है 190 के आसपास याद आ रहा है, इसको कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो ये कंफर्म है कि 130 होता है आपका माइल्ड स्टील के लिए, माइल्ड स्टील। और माइल्ड स्टील को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एफी 250 बोलते हैं ना। और जबकि एफी 415 एंड 500 के लिए, जो कि एचवाईएसडी बार होता है, उसके लिए आपका कंप्रेशन जोन में 190 हो जाता था, जबकि टेंशन जोन में आपका 230 हो जाता था। ठीक है, लॉन्ग कॉलम की बात करेंगे अब। लॉन्ग कॉलम का सिलेंडरनेस रेशियो इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन बड़ा होना चाहिए 12 से। इसमें क्या होता है कि इसमें भी टोटल लोड निकालेंगे तो स्ट्रेस इनटू एरिया करेंगे, एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ कंक्रीट, और वैसे ही स्ट्रेस इन कंक्रीट, स्ट्रेस इन स्टील, ऐसा करके हम लोग जोड़ते जाएंगे तो आपको टोटल लोड निकल जाएगा। ठीक है, इसमें एक अंतर ये होता है, इसमें भी वैसे निकालेंगे हम लोग लोड कैरिंग कैपेसिटी, लेकिन एक रिडक्शन कोएफिशिएंट आ जाता है जिसको हमको उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। रिडक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। लॉन्ग कॉलम में रिडक्शन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, उसका वैल्यू 1.25 माइनस एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 48 बी होता है। ठीक है, बी आपका फिर से वही लिस्ट लेटरल डायमेंशन हो जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है रिडक्शन कोएफिशिएंट का, या फिर ये रिलेशन आपका यूज होगा आपका रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या फिर सर्कुलर के केस में। ठीक है, जब आपका कॉलम का शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है या फिर आपका स्क्वायर है या फिर सर्कुलर है। लेकिन जब इरेगुलर शेप का कॉलम है तो उस केस में हम लोग कौन सा रिलेशन लगाएंगे, 1.25 माइनस एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 160 आई। ठीक है, 160 आई, आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा। लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालते हैं, रूट ओवर आई बाई ए से निकालते हैं। रूट ओवर आई बाई ए, आई क्या होता है, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
और ए तो आपका एरिया होता है। ये आपको पता होगा मेरे ख्याल से, और नहीं पता होगा तो पता कर लो कि लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऐसे निकालते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस फॉर्मूला में आपको आई दिया गया है, तो आई को पहले निकालना पड़ेगा, फिर आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करोगे तो रिडक्शन कोएफिशिएंट आएगा, और किसके लिए आएगा? इर्रेगुलर शेप के लिए आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर लोड कैरिंग कैपेसिटी जब आप लोग निकालोगे तो जो एज यूजुअल आपको पता था कि शॉर्ट कॉलम के लिए होता है, वैसे इसके लिए भी होगा। अदर मटेरियल होंगे तो वो भी आपका जुड़ जाएगा, एरिया और उसका स्ट्रेस। ठीक है, और सी आर को मल्टीप्लाई कर दोगे मतलब रिडक्शन कोएफिशिएंट को, तो आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी लॉन्ग कॉलम के लिए निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नोट में आपको क्या लिखा है कि फॉर एक्सियल लोड नो मूवमेंट कंसिडर्ड, मतलब जब आपका कॉलम में एक्सियल लोड आ रहा है तो उस केस में हम लोग मूवमेंट को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी डिफ्लेक्शन कंसिडर नहीं करते, मूवमेंट के कारण मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं डिजाइन फॉर द लेटरल टाइज। लेटरल टाइज मतलब जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट होता है उसको हम लोग देखेंगे, उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, उसका स्पेसिंग कितना होना चाहिए। तो पहला देख रहे हैं हम लोग डायमीटर कितना होना चाहिए, कॉलम की बात हो रही है अभी। तो कॉलम में जो लेटरल टाइज है उसका डायमीटर 1/4 ऑफ दी मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट के बराबर, या फिर 6 mm, विच एवर इज मैक्सिमम, उसके बराबर होना चाहिए। समझ में आया? ये जो लिखा है वो क्या है? मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट। मेन रेनफोर्समेंट या फिर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, तो वही चीज है आपका मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट का 1/4 या फिर 6 mm, दोनों में जो बड़ा हो। कुल मिला के आपको ये समझ में आ गया, किसी भी हालत में आपका लेटरल टाइज का डायमीटर 6 mm से कम नहीं होता है। उसके बाद फिर स्पेसिंग ऑफ द लेटरल टाइज, स्पेसिंग निकालने के लिए 3 कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा, तो लिस्ट लेटरल डायमेंशन, या फिर आपका 16 टाइम्स ऑफ द मिनिमम डायमीटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट, या फिर तीसरा कंडीशन क्या है? 300 mm। ठीक है, लेटरल डायमेंशन 16 इंटू मिनिमम डायमीटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट 300 mm, विच एवर इज लेस, याद रखना यहाँ पर लेस को लेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है स्पेसिंग हम लोग चाहेंगे जितना कम से कम हो, और डायमीटर को हम लोग क्या चाहेंगे? जितना ज्यादा से ज्यादा हो, तभी ना स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगा के करना है ना। कभी अगर भूल जाओ कि इसमें से कौन सा ऊपर वाले में मैक्सिमम को लेना था मिनिमम को लेना, तो खुद से सोचो। डायमीटर की बात हो रही है तो हम लोग चाहेंगे कि जो क्षण का डायमीटर वो ज्यादा से ज्यादा हो, और स्पेसिंग हम लोग चाहेंगे कि क्षण जो हो एक दूसरे से पास पास में हो, तभी ना स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं डिजाइन ऑफ द सर्कुलर कॉलम के लिए। ठीक है, ऊपर वाला क्या था? रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर कॉलम के लिए बोल सकते हो। उसके बाद फिर हम लोग सर्कुलर कॉलम की जब बात करेंगे तो यहाँ पर जो होगा, जो रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, मिनिमम 6 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब 6 ठो क्षण कम से कम प्रोवाइड करोगे अगर सर्कुलर कॉलम है तो 6 या फिर उससे ज्यादा। ठीक है, वहीं पर अगर रेक्टेंगुलर कॉलम होगा तो कम से कम 4 क्षण प्रोवाइड करोगे। एक्चुअली में होता क्या है कि जितने भी एज होते हैं, ठीक है, जितने भी एज या फिर कॉर्नर होते हैं, तो हर कॉर्नर में एक रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो वही लिखा है नंबर ऑफ द कॉर्नर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर कॉलम होगा तो उसमें 4 कॉर्नर होंगे, तो 4 कॉर्नर में कितने हो जाएंगे? 4 क्षण हो जाएंगे। ठीक है, लोड कैरिंग कैपेसिटी जब निकालोगे तो सेम वैसे ही होता है जैसे ऊपर में देखते हैं हम लोग शॉर्ट कॉलम के लिए, लॉन्ग कॉलम के लिए। शॉर्ट कॉलम के लिए रिडक्शन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, जबकि लॉन्ग कॉलम में हम लोग रिडक्शन कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए। अच्छा, रिडक्शन कोएफिशिएंट सर्कुलर शेप है तो सर्कुलर के लिए कितना हो जाएगा? 1.25 माइनस एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 48 इंटू लिस्ट लेटर डायमेंशन। अब क्योंकि सर्कुलर शेप है तो सर्कुलर शेप में लिस्ट लेटर डायमेंशन हमेशा डी ही होगा, डी मतलब उसका जो भी डायमीटर होगा। ठीक है, अब इसका कोई स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप का तो है नहीं, रेक्टेंगुलर रहता तो हम लोग पता करते कि कौन सा लिस्ट लेटर डायमेंशन। अब ये सर्कुलर शेप है, ठीक है, तो डी ही हमेशा इसका लिस्ट लेटर डायमेंशन होगा। तो ये इसका रिडक्शन कोएफिशिएंट आ जाएगा, और इसको हम लोग किस में मल्टीप्लाई कर देंगे? लॉन्ग कॉलम के लिए जो भी आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसमें मल्टीप्लाई करोगे, शॉर्ट कॉलम में जरूरत नहीं पड़ता। अब लेटरल टाइज इसके लिए निकालना है तो सेम है जैसे हम लोग रेक्टेंगुलर वगैरह के लिए देखे हैं, तो वही डायमीटर निकालना है आपको लेटरल टाइज का, तो वही करोगे। आपका रिवीजन हो रहा होगा, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट का 1/4 या फिर 6 mm, दोनों में से जो बड़ा होगा। स्पेसिंग क्या हो जाएगा? लिस्ट लेटर डायमेंशन 16 टाइम्स ऑफ द मिनिमम डायमीटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट या फिर 300 mm, विच एवर इज लेस हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग हेलिकल रेनफोर्समेंट में।
ठीक है। जब हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग कॉलम में हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, पहली बात आएगी कि ये हेलिकल रेनफोर्समेंट है क्या। तो ऐसा स्प्रिंग टाइप का आपका डायग्राम में दिख रहा होगा राइट कॉर्नर में, तो यही जो होता है रेड कलर में जो मैं बनाया हुआ हूँ, उसी को हम लोग हेलिकल रेनफोर्समेंट बोलते हैं। ठीक है। हेलिकल रेनफोर्समेंट का ये आपको जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको हम लोग पिच बोलते हैं। ठीक है ना। पिच और स्पेसिंग में कंफ्यूज मत होना। पिच क्या है आपका, जो आपका वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू हेलिकल रेनफोर्समेंट है ना, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसका पिच बोल रहे हैं। पिच भी निकालने पूछता है कितना होना चाहिए, वही चीज हम लोग देखेंगे आगे, है ना। तो इन दिस केस क्या होता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी जब हम लोग निकालेंगे तो सेम वैसी होता है एज यूजुअल। हम लोग ऊपर में जो देखते हैं लोड कैरिंग कैपेसिटी, एक अंतर ये होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपको कि जब हम लोग हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो कॉलम की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी बढ़ जाती है, या फिर लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना बढ़ जाता है। तो 5% से बढ़ जाता है। तो वही चीज है, लोड कैरिंग कैपेसिटी जब हम लोग शॉर्ट कॉलम के लिए देखेंगे तो आपका यही होता था, लेकिन इसमें अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1.05 को, क्योंकि 5% इंक्रीज हो जा रहा है। लॉन्ग कॉलम में भी सेम करेंगे, जो आपका होता था लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए, इसमें सीआर भी मल्टीप्लाई होता था लॉन्ग कॉलम में, और प्लस क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1.05 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आपको पता ही है रिडक्शन कोएफिशिएंट है, सर्कुलर शेप के लिए निकालना है, क्योंकि ये भी सर्कुलर अभी पढ़ रहे हैं। सर्कुलर में बस हम लोग क्या पढ़ लिए, हेलिकल रेनफोर्समेंट पढ़ लिए, तो शेप तो आपका सर्कुलर ही है, तो कौन सा लगाओगे, 1.25 माइनस एल इफेक्टिव डिवाइड बाई 48 इंटू डी सी। अब यहाँ पर लीस्ट लेटर डायमेंशन हमेशा उसका डायमीटर होगा। ठीक है। डीसी क्या है देख लो, डायग्राम में आपको डीसी समझना है। डीसी डायमीटर ऑफ कोर को हम लोग डीसी बोलते हैं, मतलब जो आउटर टू आउटर डिस्टेंस बिटवीन द हेलिकल रेनफोर्समेंट है, दिख रहा होगा ना आपको डीसी। इस डायग्राम में देखो, आउटर टू आउटर डिस्टेंस बिटवीन द हेलिकल रेनफोर्समेंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायमीटर ऑफ कोर बोलते हैं। वही आपको रिडक्शन कोएफिशिएंट में रखना है। ठीक है ना। आगे समझ में, डी को मत रख देना, हम लोग ऊपर में डी को रख रहे थे। ठीक है, नॉर्मल जब हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे थे तो, लेकिन जब हम लोग हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो डीसी को रखेंगे, ये अंतर था थोड़ा। अब हम लोग देखेंगे लिमिट ऑफ पिच। पिच आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछता है। तो पिच हम लोग बोलते हैं कि 75 mm से ज्यादा पिच नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा कंडीशन है डायमीटर ऑफ कोर डिवाइडेड बाई 6। ठीक है। तो जो भी डीसी है, मतलब डायमीटर ऑफ कोर है, डिवाइडेड बाई 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वैसे ही आपका 25 mm से कम नहीं होना चाहिए। दोनों याद रखना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों। अपर लिमिट 75 mm का है, लोअर लिमिट 25 mm का है। किस चीज की बात हो रही है, पिच की बात हो रही है। और एक और रिलेशन अपर डायमीटर का क्या है आपका, डीसी बाई 6, मतलब डायमीटर ऑफ कोर बाई 6। और लोअर लिमिट का एक और रिलेशन आपको याद रखना है, 3 इंटू डायमीटर ऑफ दी हेलिकल रेनफोर्समेंट। अच्छा, ये डायमीटर ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट है ना, डीसी, और इसमें कंफ्यूज मत होना है, मतलब जो हम लोग हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं ये, तो इसका डायमीटर की बात हो रही है, ना कि उनके आउटर टू आउटर डायमीटर की बात हो रही है। ठीक है ना। तो ये जो रेनफोर्समेंट है उसका डायमीटर, हेलिकल रेनफोर्समेंट के डायमीटर के 3 टाइम्स से कम नहीं होना चाहिए। एक बार रिवीजन कर दो तो 75 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, डीसी बाई 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 25 mm से कम नहीं होना चाहिए, या फिर 3 टाइम्स ऑफ दी हेलिकल रेनफोर्समेंट से कम नहीं होना चाहिए। कोडल स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं, अभी तक भी वही चल रहा था, पूरा कोड में जो दिया था वही पढ़ रहे थे, अभी और पढ़ लेना। सिलेंडरनेस लिमिट फॉर दी कॉलम की बात हो रही है। सिलेंडरनेस लिमिट की जरूरत कब पड़ती है, जब आपका कॉलम में बकलिंग वगैरह आता है, तो बकलिंग से बचने के लिए। ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं स्लेंडरनेस लिमिट फॉर दी लेटरल बकलिंग। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर लेटरल स्टेबिलिटी। तो इसमें पहला कंडीशन क्या है, जब आपका दोनों एंड रीस्ट्रेंड होगा। कॉलम का जब दोनों एंड रीस्ट्रेंड होना, मतलब समझ रहे हो, कॉलम जो है ऊपर से भी नीचे से भी फिक्स है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही समझ लो, आगे और अच्छे से समझाऊंगा। तो रीस्ट्रेंड मतलब क्या है, फिक्स है। फिक्स है मतलब अपने पोजीशन में वो फिक्स है, ना उसमें रोटेशन अलाउ है, ना उसमें डिस्प्लेसमेंट अलाउ है, तो उसको हम लोग रिस्ट्रेंड बोल दिए। तो क्या है आपका, बोथ हैंड से रिस्ट्रेंड है, तो उस केस में आपका अनसपोर्टेड लेंथ, या फिर इसको L0 भी बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो 16 टाइम्स ऑफ द लीस्ट लेटरल डायमेंशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अनसपोर्टेड लेंथ का वैल्यू 60 टाइम्स ऑफ द लीस्ट लेटरल डायमेंशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यही सेम चीज हो जाएगा आपका 100 बी स्क्वायर बाई डी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किस केस में, जब वन एंड तो फिक्स है, मतलब वन एंड जो है आपका रिस्ट्रेन है,
और एक एंड क्या है, अनरिस्ट्रेंड है। तो वही बोल रहा है वन एंड ऑफ द कॉलम इज अनरिस्ट्रेंड, तो उस केस में आपका जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा आपका 100b² डी। ठीक है, इसको हम लोग वैसे प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़े थे, लेकिन वहां पर स्लैब और बीम के लिए पढ़े थे, ये अभी हम लोग कॉलम के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, चेक फॉर दी लेटरल स्टेबिलिटी पढ़े थे ना बीम और स्लैब के लिए, तो वैसे ही है। उसमें दो केस देखे थे, एक जब सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूअस होता था और कैंटिलीवर के लिए अलग हो जाता था, वैसी तो है ये भी, है ना। तो ये हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं मिनिमम रेनफोर्समेंट। ये सब डाटा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम याद होना चाहिए। मिनिमम रेनफोर्समेंट हम लोग कितना प्रोवाइड करेंगे, 0.8% मिनिमम रेनफोर्समेंट कॉलम में। मैक्सिमम रेनफोर्समेंट का दो कंडीशन याद रखना है, 6% प्रोवाइड करते हैं जब आपका लेपिंग नहीं प्रोवाइड किया गया है। लेपिंग मतलब क्या होता है, मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। 4% से ज़्यादा हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। किस केस में, जब हम लोग लेपिंग प्रोवाइड करते हैं तो देखना, जब लेपिंग प्रोवाइड करते हो तो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट 4%, जब लेपिंग प्रोवाइड नहीं करते हो तब मैक्सिमम रेनफोर्समेंट 6%। मिनिमम परसेंटेज ऑफ द रेनफोर्समेंट ऑन एक्चुअल एरिया ऑफ द कंक्रीट। अच्छा, इस पॉइंट में आपको चौथे पॉइंट में सिर्फ इतना ही बोलना चाह रहा है कि जो मिनिमम रेनफोर्समेंट है वो किसके बेस पे हम लोग निकालते हैं, एक्चुअल एरिया ऑफ कंक्रीट के बेस पे निकालते हैं। जो भी आपका कंक्रीट का एरिया होगा उसका हम लोग परसेंटेज लेते हैं। जो 0.8% ऊपर में जो दिख रहा है, मतलब वो किसका परसेंटेज है, 0.8% कंक्रीट के कंपेयर में एक्चुअल एरिया ऑफ द कंक्रीट के बेस पे है। मिनिमम साइज ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। मिनिमम साइज ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार मतलब मेन बार आपका 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, 12 mm या फिर उससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, क्यों, बकलिंग को अवॉइड करने के लिए। उसके बाद फिर मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द मेन बार 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो मेन बार है उसके बीच का स्पेसिंग 300 mm या फिर उससे कम होना चाहिए। उसके बाद फिर मिनिमम परसेंटेज ऑफ द रेनफोर्समेंट फॉर द पेडेस्टल। पेडेस्टल की जब बात होगी, पेडेस्टल क्या होता था, जल्दी से याद करो, इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन लेस देन और इक्वल टू 3 के बराबर होता है। इस केस में पेडेस्टल क्या होता है, एक शॉर्ट कॉलम होता है। ठीक है, शॉर्ट कॉलम होता है और इसमें जो मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए, 0.15% ऑफ द ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब टोटल एरिया का 0.15% हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये मिनिमम रेनफोर्समेंट है। उसके बाद फिर कवर सेल भी मतलब नॉट बी लेस देन, तो कुल मिला के 40 mm का हम लोग कवर कम से कम प्रोवाइड करेंगे कॉलम के केस में। ठीक है, और स्लैब का पूछूंगा तो कितना बोल दोगे, स्लैब में हम लोग 20 mm पढ़े हुए हैं, यहाँ पर अभी 40 mm पढ़ लिए हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर अच्छा, फाउंडेशन के लिए कितना पढ़े थे, याद करो, फाउंडेशन के लिए 50 पढ़े थे क्या, 50 पढ़े थे। एनी टाइप ऑफ द एक्सपोजर कंडीशन, याद रखना ये जो 40 mm है वो क्या है, किस कंडीशन के लिए, किसी भी प्रकार का एक्सपोजर कंडीशन हो उसके लिए आपका एप्लीकेबल है। कवर सेल नॉट बी लेस देन 40 mm फॉर एनी टाइप ऑफ द एक्सपोजर कंडीशन एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर। अब नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब अब इफेक्टिव लेंथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इफेक्टिव लेंथ के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं ये क्लिक कर दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दो वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे इफेक्टिव लेंथ का, एक आपका रिकमेंडेड वैल्यू पढ़ेंगे और एक हम लोग क्या पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल वैल्यू पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल वैल्यू आपका सोम में काम आता है। ठीक है, और जो राइट साइड में दिया गया है वो रिकमेंडेड वैल्यू है, जिसको अभी हमको याद रखना है। वैसे दोनों को याद रख लेना, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ये कंडीशन को मैं बता देता हूँ, उसको समझते जाना। जो पहला कंडीशन दिख रहा है वो क्या है, फिक्स्ड बीम है, मतलब दोनों तरफ से फिक्स है, ऊपर नीचे। इसका मतलब ये है कि आपका जो दोनों सपोर्ट है, ना तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना रोटेशन हो रहा है, मतलब दोनों के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। मतलब उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रीस्ट्रेंड अगेन रोटेशन। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन मतलब अपने पोजीशन में फिक्स है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। रीस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, इसका मतलब ये होता है कि वो रोटेशन अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, आप पढ़ लो, लेफ्ट में जो लिखा है उसको वही चीज लिखा है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रीस्टैंड अगेन रोटेशन बोथ हैंड्स। ठीक है ना, बोथ हैंड्स में है, वही सेम कंडीशन बोथ हैंड्स में है, रीस्टैंड अगेन रोटेशन एंड इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन। तो इस केस में आपको 0.65 लेना है, 0.65 इंटू एल इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा, जबकि आपका थ्योरेटिकल वैल्यू 0.5 L हो जाएगा, 0.65 L 0.5 L। उसके बाद फिर सिर्फ डायग्राम को देखना आप लोग, लेफ्ट में कंडीशन को मत देखना। डायग्राम में आपको क्या दिया गया है, ये जो नीचे वाला एंड है वो फिक्स्ड है। ठीक है, नीचे वाला एंड फिक्स्ड है, जबकि ऊपर वाले में हिंज है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एंड जो है वो क्या है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रीस्टैंड अगेन रोटेशन दोनों है, जबकि ऊपर वाला एंड क्या है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन तो है लेकिन रीस्टैंड अगेन रोटेशन नहीं है। इसका मतलब क्या समझ में आया, ऊपर वाला एंड अपने जगह में मतलब फिक्स तो है, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा है लेकिन वो रोटेशन अलाउ कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम को भी देखते जाना। जो डॉटेड लाइन लिखा है, ठीक है ना, जो डॉटेड लाइन बकलिंग का जो बनाया है डायग्राम में, ऊपर वाले में देखो तो पहले फर्स्ट वाले कंडीशन में कैसे बनाया है, वहां रोटेशन अलाउ नहीं हो रहा था तो कैसे बनाया था, देखो दोनों एंड में। और जबकि सेकंड वाले कंडीशन में कैसे बनाया है, नीचे में रोटेशन अलाउ नहीं हो रहा है लेकिन ऊपर में हो रहा है, इसलिए आपका कैसे बनाया है, मतलब एंगल वो वर्टिकल के साथ कुछ ना कुछ बना रहे हैं, जबकि नीचे वाला एंड में एंगल नहीं बना रहा है। ठीक है, वर्टिकल के साथ एंगल 0 बना रहा है। तो इससे भी आपको समझ में आ सकता है कि रोटेशन ऊपर में अलाउ है, नीचे में अलाउ नहीं है। इस कंडीशन में आपको कितना लेना है, 0.8L लेना है, 0.8L, जबकि यहाँ पर 0.7L आ जाएगा। इसको हम लोग 1/√2 भी लिखते थे ना सोम में, वही चीज है आपका 1/√2 या फिर 0.7L। ठीक है, 0.7L, और ये कितना हो जाएगा 0.8L। अच्छा, कभी कभी 0.85 भी लिख देता है तो आपको घबराना नहीं है, आस ही पास में वैल्यू है, 0.8L याद रखना है अभी के लिए। ठीक है, 0.8L होता है। उसके बाद फिर तीसरा कंडीशन आपको देखते ही समझ में आ गया होगा, दोनों ही एंड में आपका रोटेशन अलाउ है, जबकि दोनों ही एंड जो है आपका अपने पोजीशन में फिक्स है। मतलब इसको बोलोगे तो कैसे बोलोगे, अपने से बोलो, बोथ एंड आर रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट, ए उल्टा बोल दिया क्या, बोथ एंड्स आर इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन बट नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन। मतलब आ गया ना समझ में। अब इसको लेफ्ट वाला कंडीशन पढ़ लो, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स बट नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन। तो इस केस में आपका 1 1 दोनों ही केस में होगा, रिकमेंडेड और थ्योरेटिकल वैल्यू 1L हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं चौथा कंडीशन, जिसमें आपको एक एंड में क्या है, फिक्स है, लेकिन दूसरा एंड आपका क्या हो गया, अपने पोजीशन में नहीं है, डिस्प्लेसमेंट दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट हो गया ना। तो इसको आप लोग कैसे बोलोगे, वन एंड इज रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एंड इफेक्टिवली हैंड इन पोजीशन, ठीक है, बट अदर एंड इज नॉट इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन बट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन। ठीक है, अब पढ़ लो लेफ्ट में क्या लिखा है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड बट नॉट क्या हो जाएगा आपका, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन अदर एंड बट रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन। मतलब समझ में आ गया होगा, मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को समझाने की जरूरत है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाता है, 1.2L होता है। ठीक है, 1.2L होता है और 1L हो जाएगा आपका थ्योरेटिकल वैल्यू। 1L क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल वैल्यू हो जाएगा। अब इसके बाद वाला कंडीशन भी जस्ट ऊपर वाले जैसे दिख रहा होगा आपको, तो एक एंड में तो फिक्स है तो उसको समझ गए होगे, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन रिस्ट्रेन अगेन रोटेशन दोनों है आपका नीचे वाला एंड। लेकिन ऊपर वाले एंड में क्या लोचा है, ऊपर वाला एंड एक्चुअली में रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन पार्सली है। ऊपर वाले में जब देखोगे तो रिस्ट्रेन अगेन रोटेशन था यहाँ पर, मतलब ये क्या बना रहा है, वर्टिकल के साथ 0 एंगल बना रहा था, वर्टिकल के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा था, इसलिए वो फुली रिस्ट्रेन अगेन रोटेशन था, लेकिन इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन नहीं था, पोजीशन से भटक जा रहा था। तो इसमें भी जब देखोगे तो ऊपर वाला एंड अपने पोजीशन में भटक जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, लेकिन रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन की जब बात होगी तो वर्टिकल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये पार्सली रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन है, पूरी तरह से रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन नहीं है। तो वही चीज आपको लिखा है, देख लो, अदर एंड इज करके क्या लिखा है, पार्सली रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। तो इस केस में आपको केवल कौन सा वैल्यू याद रखना है, रिकमेंडेड वैल्यू याद रखना है, जो कि आपका 1.5L होता है। एंड उसके बाद वाला जो केस है, ये कौन सा केस है पता है, एक एंड में एक है तो दूसरा नहीं है, दूसरे एंड में दूसरा है तो पहला नहीं है। कहने का मतलब, ऊपर वाला एंड की बात करेंगे तो इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन नहीं है लेकिन रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन है, जबकि नीचे वाले एंड की बात करेंगे तो इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन तो है लेकिन रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन नहीं है, मतलब रोटेशन नीचे वाले में अलाउ हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपका 2L होगा, दोनों वैल्यू, रिकमेंडेड वैल्यू भी और थ्योरेटिकल वैल्यू भी। और जबकि नीचे वाला कंडीशन क्या है, लास्ट कंडीशन आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको एक एंड में दोनों है, मतलब इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन बोलते जाओ,
और जबकि ऊपर वाले एंड में क्या है, दोनों नहीं है। दोनों नहीं का मतलब ना तो इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन है, ना रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन है। तो इस केस में भी आपका सेम 2L होगा। ठीक है, किसका वैल्यू, इफेक्टिव लेंथ पढ़ रहे हैं, ये टेबल आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन अभी से फिक्स है, ठीक है, आएगा ही। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम में जाके देख लेना, हर एग्जाम में आपको इस टेबल से एक क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, और ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा होता है, ये ऊपर का जो फर्स्ट टू जो है ना, 0.65L 0.85L, चाहे सोम की बात करूं चाहे इसकी बात करूं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आगे समझ में, अब आगे देखते हैं। फाउंडेशन की बात करेंगे। अब फाउंडेशन एक नया टॉपिक आ गया है, कॉलम खत्म हो गया है। अच्छा, मैं फाउंडेशन नहीं पढ़ाया था क्या, तो पढ़ लो। फाउंडेशन एक्चुअली में जो सब्जेक्ट है वो सॉइल का है, आपको पता ही होगा। ठीक है ना, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में फाउंडेशन बढ़िया से पढ़ा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जो फाउंडेशन नहीं पढ़ा है वो वहां से पढ़ के आ जाना। तो अभी जितना जरूरत है उतना पढ़ेंगे, जो आपका सिलेबस मतलब आरसीसी में आएगा उतना ही पढ़ेंगे। सॉइल का जो फाउंडेशन है उसको नहीं पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, इसमें हम लोग फैक्ट पढ़ते जाएंगे, पॉइंट वाइज मैं पूरा लिख दिया हूँ। कितना पॉइंट, जितना पूरे पॉइंट में ये चैप्टर खत्म कर दिया हूँ, तो बस उसी पॉइंट को पढ़ते जाना है। फाउंडेशन की बात करेंगे तो थिकनेस एट द एज ऑफ द फुटिंग। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है थिकनेस के बारे में, एज ऑफ फुटिंग का थिकनेस पूछता है। तो दो कंडीशन आपको याद रखना है, आरसीसी या फिर प्लेन सीमेंट कंक्रीट फुटिंग, द थिकनेस एट द एज शैल नॉट बी लेस देन 150 mm for the footing on the soil and 300 mm for the footing on the pile। मतलब क्या समझ में आया, फुटिंग है, फुटिंग और फाउंडेशन में डिफरेंस समझ में आता है कि नहीं, नहीं आता तो अभी नहीं बताऊंगा भाई मैं। ठीक है, वो लेक्चर में मैं बता चुका हूँ जब सब्जेक्ट हम लोग पढ़े थे फाउंडेशन। तो अभी बस इतना समझ लो कि आपको बोल रहा है कि एक फुटिंग है, फुटिंग में हम लोग आरसीसी या फिर प्लेन सीमेंट कंक्रीट कुछ भी यूज कर रहे हैं। दो कंडीशन आपको दे दिया है। पूछ रहा है कि फुटिंग आपको थिकनेस बताना है, कहाँ पर, एज में, थिकनेस ऑफ एज बताना है। किस केस में, जब फुटिंग सॉइल में है। जब फुटिंग सॉइल में होगा तो थिकनेस आपको लेना है 150 mm। किसका थिकनेस, थिकनेस एट द एज ऑफ द फुटिंग, यानी एज ऑफ द फुटिंग का थिकनेस। और दूसरा कंडीशन, जब फुटिंग आपका पाइल की बात होगी, पाइल में जो फुटिंग होता है उसकी बात होगी, तो आपको 300 mm लेना है। सॉइल में 150 mm, पाइल में 300 mm। ठीक, उसके बाद डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन मिनिमम ऑफ द 500 mm। ठीक है, ये तो एकदम कॉमन है, मतलब 50 सेंटीमीटर कम से कम फाउंडेशन हमको प्रोवाइड करना है किसी भी कंडीशन में। और मिनिमम परसेंटेज ऑफ द स्टील की बात होगी तो प्रीवियस में जो पढ़ते आए हैं वही है। ठीक है, कितना पढ़े हम लोग, 0.12% फॉर द ग्रॉस क्रॉस, मतलब ऑफ द ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर द HYSD बार के लिए पढ़ते हैं। और 0.15% पढ़ते हैं हम लोग किसके लिए, प्लेन बार के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो वही है, सेम है, 0.112% of the gross cross sectional area and 0.15% of the gross cross sectional area for the plane bar। मिनिमम क्लियर कवर, देखो मिनिमम क्लियर कवर हम लोग 50 mm, ऊपर भी बताया था कि फाउंडेशन में हम लोग 50 mm का कवर प्रोवाइड करते हैं एट एनी टाइप ऑफ दी एक्सपोजर कंडीशन। कॉलम के लिए 40 mm था। बेंडिंग मूवमेंट की बात करते हैं अब देखो बेंडिंग मूवमेंट, क्या बोलना चाहिए, क्रिटिकल सेक्शन समझते हो। क्रिटिकल सेक्शन वो होता है जहां पर अपने को फेल्योर सबसे पहले देखने को मिलता है। कोई भी हमारे स्ट्रक्चर में लोड आ रहा है, लोड के कारण मूवमेंट डेवलप होगा, और मूवमेंट के कारण हमारा स्ट्रक्चर डिफ्लेक्ट होना चाहेगा, और डिफ्लेक्शन के कारण जहां पर क्रिटिकल सेक्शन होगा वहीं पर अपना स्ट्रक्चर सबसे पहले फेल होगा। तो हम लोग क्रिटिकल सेक्शन की बात करेंगे यहाँ पर। क्रिटिकल सेक्शन फॉर द बेंडिंग मूवमेंट एज फॉलोज। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, एट फेस ऑफ द कॉलम, पेडेस्टल और द वॉल। मतलब कि किस कंडीशन में बोल रहा है, फेस ऑफ द कॉलम में क्रिटिकल सेक्शन होगा किस कंडीशन में, जब आपका फुटिंग सपोर्टेड है कंक्रीट। ठीक है ना, जब फुटिंग कहाँ पर है, कंक्रीट फुटिंग है, तो फुटिंग सपोर्टिंग का कंक्रीट कॉलम। ठीक है, तो उस केस में आपका फेस ऑफ द, देखो लाल कलर से जो एक्स एक्स बनाया हूं ना, वही आपका क्रिटिकल सेक्शन, ये आपका फुटिंग है। फुटिंग में जो कॉलम का फेस है, कॉलम का फेस, ये आपका कॉलम है, तो उस कॉलम के फेस में ही क्रिटिकल सेक्शन डेवलप होगा। किस केस में, किस केस में बोल रहा हूँ, जब फुटिंग सपोर्टिंग आ कंक्रीट। ठीक है, फुटिंग सपोर्टिंग आ कंक्रीट के केस में, कंक्रीट फुटिंग के केस में। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, क्रिटिकल सेक्शन आएगा आपका कहाँ पर, हाफ वे बिटवीन द सेंटर लाइन एंड द एज ऑफ द वॉल, एज ऑफ द वॉल और सेंटर लाइन ऑफ द
कॉलम के बीच में क्रिटिकल सेक्शन आएगा जब आपका फुटिंग अंडर मेजनरी वॉल होगा। मतलब आपका जब हम लोग मेजनरी वॉल प्रोवाइड किए हैं, ये जो कॉलम दिख रहा है ये मेजनरी वॉल वाला है, ठीक है, तो वही बोल रहा है। तो मेजनरी वॉल के केस में आपका क्रिटिकल सेक्शन जो लाल कलर में एक्स और एक्स से दिख रहा है वो क्रिटिकल सेक्शन है। सेंटर लाइन और ये जो फेस ऑफ द कॉलम है, फेस ऑफ द कॉलम या फिर एज ऑफ द वॉल जो भी बोल लो, उन दोनों के बीच में होगा। तो वही चीज बोल रहे हैं, critical section for the bending moment is halfway between the center line and edge of the wall for the footing under masonry wall। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं थर्ड कंडीशन, फॉर द फुटिंग अंडर गजेटेड बेस। जब हम लोग गजेटेड बेस वाला फुटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में आपका हाफ वे बिटवीन द फेस ऑफ द कॉलम, या फिर पेडेस्टल, कुछ भी बोल सकते हो, कॉलम एंड एज ऑफ द गजेट बेस। एज ऑफ द गजेट बेस मतलब एज आपका यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है, और इसका डायग्राम नहीं बनाया हो तो ऊपर ही देख लो, है ना। और इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा तो समझ में आएगा आप लोगों को। इसको मिटा देते हैं, है ना। जो ग्रीन कलर में बनाऊंगा उसी बस को देखना आप लोग। तो ये जो था आपका क्या हो जाएगा, एज ऑफ द गजेट बेस, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं आपका, फेस ऑफ द कॉलम, ये आपका यहाँ पर जो बना रहा हूँ डॉटेड लाइन वो फेस ऑफ द कॉलम। तो इनके बीच में कहीं पर क्या आएगा, क्रिटिकल सेक्शन आएगा। किस केस में, जब आपका गजेटेड बेस प्रोवाइड किए हैं फुटिंग के लिए। तो फुटिंग अंडर गजेटेड बेस, गजेटेड बेस अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, मेरे को पता है। तो एक ये भी प्रकार है फुटिंग का अलग अलग प्रकार है। ऊपर में हम लोग कंक्रीट फुटिंग प्रोवाइड किए, फिर नीचे में हम लोग मेजनरी फुटिंग प्रोवाइड किए दूसरे वाले में। अभी हम लोग कैसा फुटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, गजेटेड वाला। तो गजेटेड एक हिसाब से आप लोग अभी के लिए क्या समझ सकते हो, मत समझो यार, स्टील में समझा दूंगा। बस तो इतना ही याद रखना, गजेटेड बेस के केस में हम लोग कहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन आएगा हमारा, तो वो एज ऑफ दी गजेट और क्या हो जाएगा आपका जो फेस ऑफ दी कॉलम है उसके बीच में। अब शेयर को देखते हैं। शेयर फोर्स तो जान रहे होगे ना। तो वन वे शेयर और टू वे शेयर। तो वन वे शेयर के केस में क्रिटिकल सेक्शन इक्वल टू फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। मतलब क्रिटिकल सेक्शन आपका कहाँ पर होगा, फेस ऑफ द कॉलम से कितने डिस्टेंस पे होगा, वो चीज बात कर रहे हैं। वन वे शेयर के केस में जो क्रिटिकल सेक्शन होगा इफेक्टिव डेप्थ के बराबर होगा, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द फुटिंग इन केस ऑफ द फुटिंग ऑन अ सॉइल। अब ऊपर से एक बार और देख लो, ऊपर में डायग्राम क्योंकि मैं नहीं बना पाया हूँ, तो इसी डायग्राम को देखना। तो वन वे शेयर के केस में वो क्या बोलना चाह रहा है, क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पर होगा, इफेक्टिव डेप्थ मान लेते हैं, ये मान लेते हैं आपका ये इफेक्टिव डेप्थ है। तो फेस ऑफ द कॉलम वही सेम हो जाएगा, फेस ऑफ द कॉलम से डी डिस्टेंस में, डी क्या है आपका इफेक्टिव डेप्थ है, उतने डिस्टेंस में आपका क्या आएगा, क्रिटिकल सेक्शन आएगा बोल रहा है। तो क्रिटिकल सेक्शन इक्वल टू फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम इज इफेक्टिव डेप्थ डी ऑफ द फुटिंग इन केस ऑफ द फुटिंग ऑन द सॉइल। मतलब कि आपका जब फुटिंग सॉइल में होगा उस केस में इफेक्टिव डेप्थ डी के बराबर होगा क्रिटिकल सेक्शन, और हाफ वे मतलब हाफ ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ मतलब d/2 लेंगे, d की जगह में d/2 फॉर द फुटिंग ऑन द पाइल। आगे समझ में, जब फुटिंग आप पाइल में प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में d/2 डिस्टेंस में, d की जगह आप d/2 डिस्टेंस में लेंगे फेस ऑफ द कॉलम से क्रिटिकल सेक्शन, और डी डिस्टेंस में लेना है जब आप लोग फुटिंग सॉइल में प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे ही आप टू वे शेयर के लिए देखेंगे, टू वे शेयर के लिए जो क्रिटिकल सेक्शन फॉर द पंचिंग शेयर या फिर टू वे शेयर के लिए it will be at a distance of d/2 from the पेरीफेरी या फिर फेस ऑफ द कॉलम। ये भी सेम हो जाएगा, d/2 डिस्टेंस में हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसमें आप कोई भी केस में होगा तो d/2 में प्रोवाइड करेंगे। ऊपर में वन वे शेयर के लिए दो केस देख लिए थे, जब सॉइल में प्रोवाइड कर रहे हैं, पाइल में प्रोवाइड कर रहे हैं। टू वे शेयर के लिए कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं हम लोग, d/2 डिस्टेंस में प्रोवाइड करते हैं फेस ऑफ द कॉलम से क्रिटिकल सेक्शन। परमिसिबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू आप लोग याद रख सकते हैं। परमिसिबल शियर स्ट्रेस मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द शियर स्ट्रेस जहां तक आपका स्ट्रक्चर सेफ है, ठीक है। तो वही चीज है कि जो वेन शियर रेनफोर्समेंट इज नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है, जब हम लोग शियर रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में आपका परमिसिबल वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस कितना होगा, 0.16 इंटू रूट ओवर एफ सी के होगा WSM मेथड में, और जबकि LSM मेथड में 0.25 इंटू रूट ओवर एफ सी के होगा, ठीक है। 0.25 रूट ओवर एफ सी के, 0.16 रूट ओवर एफ सी के, WSM में LSM में क्या चीज, परमिसिबल वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस, ठीक है।
इसी को हम लोग डिजाइन शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं ना, टाउ सी को, वही चीज है। उसके बाद फिर नीचे में क्या बोल रहा है, फुटिंग शुड बी रीडिजाइन व्हेन टाउ वी ग्रेटर देन 0.15 टाउ सी। ठीक है। टाउ वी मतलब क्या होता है, नॉमिनल या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस। अगर आपका 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ सी से ज्यादा हो जाएगा तो उस केस में अपने को फुटिंग को रीडिजाइन करना पड़ेगा बोल रहा है। उसके बाद फिर बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। बॉन्ड के केस में क्रिटिकल सेक्शन फॉर द चेकिंग द डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ है ना ये, एलडी मतलब डेवलपमेंट लेंथ, शॉर्ट में लिख दिया हूँ, आपको पता होगा, पढ़ चुके हैं। क्रिटिकल सेक्शन फॉर द चेकिंग डेवलपमेंट लेंथ ऑल द सेम प्लेसेस एज दिस डिस्क्राइब्स फॉर द बेंडिंग मूवमेंट। कहने का मतलब ये है कि ऊपर में जो हम लोग बेंडिंग मूवमेंट के कारण जो भी क्रिटिकल सेक्शन आ रहा था ना, तीन कंडीशन पढ़े थे। एक पढ़े थे फेस ऑफ द कॉलम में, किस केस में पढ़े थे, कॉन्क्रीट फुटिंग के केस में। फिर दूसरा हम लोग पढ़े थे कहाँ पर, कॉलम के सेंटर और फेस ऑफ द कॉलम के बीचों बीच में आता था, वो कौन सा केस था आपका, मेजनरी वाला केस था ना यार, मेजनरी वॉल के केस में। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे थर्ड केस जो कि आपका गजेटेड बेस के केस में था। तो वही चीज रिपीट होगा बोल रहा है, ऑल द सेम प्लेसेस मतलब कि हर वो जगह जहां पर आप लोग बेंडिंग मूवमेंट के कारण जो डिस्क्राइब किए हैं क्रिटिकल सेक्शन, वही आपका यहाँ पर भी होगा बोल रहे हैं। ऑल अदर वर्टिकल प्लेसेस वेयर एब्रप्ट चेंजेस ऑफ द सेक्शन। और दूसरा कंडीशन क्या है, जहां पर भी अपने को सडनली चेंजेस देखने को मिल रहा है वर्टिकल स्ट्रेस में, ठीक है ना, क्या बोलना चाहिए, ऑल अदर वर्टिकल प्लेसेस वेयर द एब्रप्ट चेंजेस ऑफ द सेक्शन, सॉरी, जहां पर भी अपने को एब्रप्ट चेंजेस देखने को मिल रहे हैं सेक्शन में, ठीक है ना, सेक्शन में जहां पर भी चेंजेस देखने को मिल रहा है वहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल सेक्शन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद फिर बीयरिंग प्रेशर के बारे में देखते हैं। बीयरिंग प्रेशर ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी जो पढ़ रहे हैं। बीयरिंग प्रेशर, परमिसिबल बीयरिंग स्ट्रेस निकालना है, ठीक है। परमिसिबल बीयरिंग स्ट्रेस डब्ल्यूएसएम में, एलएसएम में, ऊपर वाला क्या था बोलोगे, ऊपर वाला था आपका बियरिंग स्ट्रेस था, कहाँ गया, जो हम लोग पढ़े हैं 0.25, ये क्या था आपका, परमिसिबल शियर स्ट्रेस था, सॉरी ये परमिसिबल शियर स्ट्रेस था। और नीचे में हम लोग क्या देख रहे हैं, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस देख रहे हैं। तो ये सब थोड़ा देखते हुए चलना। परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस बोलेगा तो 0.25 एफसीके और 0.45 एफसीके हो जाएगा। ऊपर में हम लोग कितना पढ़े, 0.16 रूट ओवर एफसीके, 0.25 रूट ओवर एफसीके, एलएसएम में मतलब डब्ल्यूएसएम में, एलएसएम में, ये परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस है, ठीक है। तो अब वो परमिसिबल वैल्यू अगर एक्सीड हो गया, वैसे तो एक्सीड नहीं होना चाहिए इसीलिए परमिसिबल वैल्यू पढ़ रहे हैं, अगर किसी भी कंडीशन में एक्सीड हो गया तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, बाय प्रोवाइडिंग द डॉवेल बार एंड एक्सटेंडिंग द लॉन्गिट्यूडनल बार। मतलब अगर एक्सीड हो गया परमिसिबल वैल्यू तो हम लोग अपने सेक्शन को कैसे बचा सकते हैं फेल होने से, डॉवेल बार प्रोवाइड करके, या फिर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल जो बार है उसको एक्सटेंड करके बचा सकते हैं फेल होने से, क्योंकि ये परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस वैल्यू है, ठीक है ना। ज्यादा हो जाएगा तो हमारा स्ट्रक्चर नहीं बियर कर पाएगा तो फेल हो जाएगा। डेवलपमेंट लेंथ शैल बी सेटिस्फाइड मतलब सफिशिएंट, मिनिमम 4 बार प्रोवाइडेड। ये तीन कंडीशन और बोला है कि डेवलपमेंट लेंथ जो होना चाहिए वो सफिशिएंट होना चाहिए। डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है बता चुका हूँ मैं, ये सफिशिएंट लेंथ प्रोवाइड करना चाहिए। उसके अलावा क्या होता है, कम से कम 4 ठोक छड़ प्रोवाइड करोगे। और डायमीटर ऑफ डॉवेल बार कितना होना चाहिए, सो नॉट बी ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ द कॉलम प्लस 3 mm, ठीक है। डायमीटर ऑफ जो डॉवेल बार है उसका डायमीटर जो भी कॉलम का डायमीटर है, और प्लस उसमें क्या कर दोगे 3 mm जोड़ दोगे, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन था आपका। इसके बाद लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी आज का लास्ट टॉपिक हो जाएगा। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में आपका ये रिवीजन वाला टॉपिक है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सब चीज डिस्कस कर चुके हैं। इसको थोड़ा सा रिवीजन के टाइप से पढ़ लेंगे, है ना। डिफ्लेक्शन शुड बी सच दैट डिफ्लेक्शन, कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे ना हम लोग। डिफ्लेक्शन कंट्रोल कैसे करते थे हम लोग, डिफ्लेक्शन कंट्रोल दो कंडीशन पढ़े थे, याद करो। जब आपका डिफ्लेक्शन आता था बीम या फिर स्लैब में, यहाँ पर कॉलम में आ जाएगा, जाहिर सी बात है। जब आपका बीम या स्लैब में आता था डिफ्लेक्शन तो हम लोग क्या करते थे कि किसके कारण आता था, बेसिकली इफेक्ट ऑफ क्रीप हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, या फिर इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया, उसके कारण डिफ्लेक्शन आता था। तो मैं दो कंडीशन बोला था, एज कास्ट लेवल, और दूसरा क्या था, इरेक्शन ऑफ पार्टीशन वाला था। तो वही दो केस है ये। तो मैं उस केस को तो नहीं लिखा हूँ, आपको बस यहाँ पर बता दिया हूँ कि जो डिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर स्पान डिवाइडेड बाय 250 से ज्यादा नहीं होना चाहिए,
अच्छा, उससे पहले इस चीज को भी पढ़ लो जो जान ही रहे होगे, डिफ्लेक्शन शुड बी सच दैट नाइदर द इफिशियंसी और नॉर द अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रक्चर अफेक्टेड। मतलब कि आपके स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन तो आएगा ही, ठीक है ना। तो वो डिफ्लेक्शन तब तक सही है जब तक कि आपके स्ट्रक्चर की इफिशियंसी को वो इफेक्ट नहीं कर रहा है, या फिर आपके स्ट्रक्चर की अपीयरेंस को इफेक्ट नहीं कर रहा है। और अगर कर रहा है तो वो डिफ्लेक्शन फिर क्या है, अपने लिमिट से ज्यादा है, ठीक है। तो वही चीज है, इसीलिए हम लोग डिफ्लेक्शन कंट्रोल पढ़ना जरूरी होता है। और हम लोग डिफ्लेक्शन को कंट्रोल जनरली स्पान डिवाइडेड बाई इफेक्टिव डेप्थ से करते थे, याद होगा ना। तो स्पान डिवाइडेड बाई 250 इस केस में होता है। और ये जनरली कौन सा केस है, दिस इज बेस्ड ऑन द रीजन डेट जब हमको डिफ्लेक्शन नोटिस नहीं कर पाते, यूजर कांट नोटिस द डिफ्लेक्शन, जब यूजर कांट नोटिस द डिफ्लेक्शन, ठीक है। जबकि जो सेकंड केस होता था वो हम लोग इरेक्शन ऑफ पार्टीशन वाला पढ़ते थे, याद होगा, बाकी सब सेम होता था बोला था। तो उस केस में स्पान डिवाइडेड बाई 350 या फिर 20 mm, विच एवर इज लेस, उसी को हम लोग लेते थे। और ये कौन सा है, इन दिस क्या हो जाता है आपका, लिमिट इज टू प्रिवेंट डैमेज टू पार्टीशन ऑफ द फिनेसेस। मतलब हमारे स्ट्रक्चर को डैमेज से बचाने के लिए हम लोग ये वैल्यू याद रखेंगे। और जब हमको डिफ्लेक्शन नोटिस नहीं होगा, डिफ्लेक्शन हमको पता नहीं चल पाएगा, तो उस केस में ऊपर वाला वैल्यू, ठीक है। क्वांटिफिकेशन ऑफ डिफ्लेक्शन, कुल मिला के टोटल डिफ्लेक्शन जो होता है शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन और लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। टोटल डिफ्लेक्शन शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन प्लस लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन। पहला शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन, इट इज इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन, मतलब बहुत कम समय में अचानक से जो डिफ्लेक्शन आ गया आपके स्ट्रक्चर में लोड के कारण। तो शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन में आपको शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम लोग को पहले से पता है 5000 रूट ओवर एफसी के होता है। वैसे इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम लोग आई ई से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो कि वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट के हिसाब से वेरी करते रहेगा पूरे स्पान में, ठीक है ना, वेरीज अलोंग द स्पान विथ वेरिएशन ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन वैसे ही होगा। लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन किसके कारण आएगा, ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज के कारण। ये टाइम लेगा आने में, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस आप लोग जान रहे होंगे, डिफ्लेक्शन ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज के कारण। उसके बाद इसमें लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन, तो पहला हम लोग देख रहे हैं ड्यू टू क्रीप के कारण, ड्यू टू क्रीप के कारण लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन। तो इसमें आपको वही फिर से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लॉन्ग टर्म के लिए बोलोगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा। थीटा क्या होता है आपको पता है, क्रीप कोएफिशिएंट, इसकी वैल्यू भी बताया था हमारे टेबल में, ठीक है। याद होगा ना, समय के साथ क्या होता था, इसकी वैल्यू कम होती जाती थी, 2.2 1.6, और उसके बाद फिर कितना हो जाता था 1.1। द प्रेजेंस ऑफ compression reinforcement decreases long term deflection due to creep and because of bond। कुल मिला के ये बोल रहा है कि जो अब हम लोग कंप्रेशन साइड में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, मतलब कुल मिला के डबल ही रेनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं। कंप्रेशन साइड में जब हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन को कुछ हद तक कंट्रोल करता है, डिक्रीजेस द लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन ड्यू टू क्रिप एंड, क्रिप के कारण जो मतलब लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन आता है उसको डिक्रीज करता है, एंड बिकॉज ऑफ बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट, स्टील एंड कंक्रीट के बीच में बॉन्ड के हेल्प से। एंड ड्यू टू श्रिंकेज देखते हैं, ड्यू टू क्रिप हो गया खत्म। ड्यू टू श्रिंकेज में ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूँ बस, ठीक है, ताकि एग्जाम में स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन आ जाए ना वो बन जाए, है ना। उसके बाद फिर देखते हैं बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट रिस्ट्रेन श्रिंकेज, मतलब श्रिंकेज को कम करने के लिए कौन रोल अदा करता है आपका सेक्शन में, स्टील और कंक्रीट के बीच का बॉन्ड, ठीक है ना। अगर बॉन्ड अच्छा होगा तो श्रिंकेज नहीं आएगा, और बॉन्ड कमजोर होगा तो श्रिंकेज आएगा, एकदम कॉमन सेंस वाला चीज है। फिर नोट में आपको लिखा है फिर से कि हायर परसेंटेज ऑफ द टेंशन स्टील लोअर इज द डिफ्लेक्शन, या फिर लोअर इज द एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, ठीक है ना। स्पान डिवाइडेड बाई इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, इसी से हम लोग डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करते थे ना। तो ये वैल्यू जब कम हो जाएगा तो हम लोग डिफ्लेक्शन हमारे स्ट्रक्चर में कम होगा। वही चीज बोल रहा है, जब आपका स्टील ज्यादा होगा यार, जाहिर सी बात है, जब आप लोग ज्यादा स्टील प्रोवाइड करोगे, ठीक है, तो उस केस में आपका ये जो रेशियो है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो ये बोल रहा है, ठीक है। स्पान डिवाइडेड बाई इफेक्टिव डेप्थ, एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई डी, या फिर इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाई इफेक्टिव डेप्थ। ऊपर वाला जो स्पान होता था उसको हम लोग इफेक्टिव लेंथ भी ले सकते हैं, तो उस केस में। उसके बाद फिर देखते हैं डिफ्लेक्शन विल बी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द स्ट्रेस। अब ये तो एकदम कॉमन सेंस वाला चीज है, जब आपके सेक्शन में स्ट्रक्चर में स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो स्ट्रेस इंक्रीज होने के साथ साथ डिफ्लेक्शन भी उसमें ज्यादा होने के चांसेस आएगी, ठीक है। उसके बाद फिर क्रैकिंग देखते हैं।
क्रेकिंग क्या है कि द लिमिटिंग टेंसाइल स्ट्रेन ऑन द कॉन्क्रीट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द 0.0002 टू 0.0005। ये लिमिटिंग वैल्यू है, आपको याद रखना है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेन ऑफ कॉन्क्रीट, लिमिटिंग टेंसाइल स्ट्रेन ऑफ कॉन्क्रीट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये क्या चीज है? टेंसाइल स्ट्रेन का वैल्यू है। स्ट्रेन का वैल्यू है, कौन सा स्ट्रेन का वैल्यू? टेंसाइल स्ट्रेन का वैल्यू है। किसके लिए? क्रैकिंग को क्या बोलना चाहिए, प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है ना, लिमिटिंग वैल्यू है ये। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेन ऑफ द कंक्रीट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.0002 टू 0.0005। और जब आप लोग स्टील को बढ़ा दोगे, इंक्रीज ऑफ द हाई स्ट्रेंथ टेंसाइल स्टील, ठीक है ना, इंक्रीज जब करोगे स्टील को, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील को इंक्रीज कर दोगे, तो उस केस में आपका स्ट्रेन कितना लिमिटेड हो जाएगा? स्ट्रेन इन द कंक्रीट विल बी एज हाई एज ओनली 0.001। पहले कहाँ तक था? पहले और कम था, ठीक है ना, और कम था। लिमिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ 0.0002 टू 0.0005 था, लेकिन जब स्टील को बढ़ा दोगे तो डिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका जो स्ट्रेन है वो बढ़ जाएगा। लिमिटिंग स्ट्रेन आ रहा है ना समझ में? ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी जो पढ़ेंगे, क्रेक का जो विड्थ होता है शुड नॉट बी एक्सीड 0.3 mm। ठीक है, जो आपके सेक्शन है, स्ट्रक्चर है, उसमें जो क्रेक का विड्थ है वो कितना लिमिटेड रहता है? 0.3 mm तक परमिसिबल रहता है। एग्रेसिव इन्वायरमेंट में जब हम लोग बात करेंगे तो विड्थ ऑफ द क्रेक कहाँ तक रहता है परमिसिबल? 0.004 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल कवर। जो भी नॉमिनल कवर होगा उसका 0.004 टाइम्स, यानी कि 0.4% ऑफ द नॉमिनल कवर। ठीक है, उतना आपका परमिसिबल रहता है विड्थ ऑफ द क्रेक। क्रेकिंग विथ इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग इन द स्ट्रेस, जाहिर सी बात है, स्ट्रेस बढ़ेगा आपके स्ट्रक्चर में तो क्रेक का विड्थ भी बढ़ेगा। इफ द रेनफोर्समेंट बार कवर प्रोवाइडेड टू रेनफोर्समेंट एंड स्पेसिंग। अच्छा, वो ये बोलना चाह रहा है कि क्रेक, ये एक्चुअली में एक नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हैं इसको, क्रेक का विड्थ बढ़ेगा किस किस केस में? जब आपका बढ़ेगा स्ट्रेस, जब आपका बढ़ेगा कवर, जो भी आप कवर प्रोवाइड किए हो वो, और उसके अलावा जो आप स्पेसिंग प्रोवाइड किए हैं रेनफोर्समेंट का वो। ठीक है, तो ये सब बढ़ने से आपका क्रेकिंग भी बढ़ने की संभावना होगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कंट्रोल ऑफ क्रेक। कंट्रोल ऑफ क्रेक बाय द स्पेसिंग ऑफ द बार एट द स्मॉल पॉसिबल इन द बीम। अगर आपको कंट्रोल करना है क्रेक को, कैसे कंट्रोल करेंगे? बाई स्पेसिंग ऑफ दी बार एज स्मॉल एज पॉसिबल, मतलब स्पेसिंग को घटाओगे, ऊपर में वही पड़े ना, स्पेसिंग ज्यादा होगा तो क्रैक विड्थ बढ़ेगा, तो क्रैक विड्थ को कम करना है तो स्पेसिंग को कम करो। ठीक है, वही है। उसके बाद फिर अदर सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स 2 पॉइंट और बच गया है, ड्यूरेबिलिटी और फायर रेजिस्टेंस। इसको मेरे को नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है। किसी भी स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी की जब बात होगी तो उससे आप क्या समझते हो? ड्यूरेबिलिटी मतलब उसका लाइफ, उसका लाइफ स्पान। तो जब क्वालिटी ऑफ कंक्रीट अच्छा होगा, जो उसमें कवर प्रोवाइड किए हैं वो ठीक से प्रोवाइड करोगे, जब विड्थ ऑफ द क्रेक होगा वो परमिसिबल होगा या फिर नहीं आएगा, तब क्या होगा? आपका ड्यूरेबल होगा स्ट्रक्चर। तो उन्हीं सब में डिपेंड करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द एक्सपोजर कंडीशन, एक्सपोजर कंडीशंस पे भी डिपेंड करेगा ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, वही सब बोला है, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट पे, कवर पे, और उसके अलावा विड्थ ऑफ द क्रैक पे डिपेंड करेगा। तो उसके बाद बताया है कि क्वालिटी ऑफ कंक्रीट को कैसे कंट्रोल करोगे। क्वालिटी ऑफ कंक्रीट को जाहिर सी बात है कैसे कंट्रोल करोगे, आपको पता है, एक बार देख लो। लिमिटिंग द मिनिमम सीमेंट कंटेंट, जो भी सीमेंट कंटेंट होगा उसको लिमिट करके, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है उसको कंट्रोल करके। ठीक है, उसके अलावा इंश्योर द एडिक्वेट ड्यूरेबिलिटी इन वेरियस कंडीशन ऑफ द एक्सपोजर, और एक्सपोजर कंडीशन के को भी ध्यान में रखोगे। तो कुल मिला के क्वालिटी ऑफ कंट्रोल, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट को कैसे कंट्रोल करोगे वो आपको पता है, पूरा पेज भर दोगे। ठीक है ना, अभी तो ये छोटा सा पॉइंट बस बताया है। उसके बाद फिर देखते हैं अगला लास्ट पॉइंट, जिसमें फायर रेजिस्टेंस देखेंगे। फायर रेजिस्टेंस मतलब आपके स्ट्रक्चर को फायर से प्रूफ करना है, फायर प्रूफ करना है। अच्छा, मान लेते हैं कि आपका स्ट्रक्चर में हाई टेम्परेचर लग रहा है, एकदम ज्यादा हाई टेम्परेचर, ठीक है, किसी भी कारण से, तो आपका स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा, होगा ना वीक। तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर वीक हो। तो वही चीज बोला है कि कंक्रीट एंड स्टील रिड्यूसेस इट्स स्ट्रेंथ आफ्टर बीइंग सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर।
है ना। तो दिस नेसेसिटी लिमिटिंग द मिनिमम डायमेंशन एंड मिनिमम कवर ऑफ द रेनफोर्समेंट, मतलब इसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जो भी मिनिमम डायमेंशन प्रोवाइड करना चाहिए वो अगर हम लोग स्ट्रक्चर में प्रोवाइड किए हैं, जो भी मिनिमम कवर प्रोवाइड करना चाहिए रेनफोर्समेंट के लिए वो अगर हम लोग प्रोवाइड किए हैं, तो ये सब है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ द कंक्रीट मेंबर टू परमिट इट्स परमिट इट टू withstand the fire for the specific duration। ठीक है, वही सब था यार, कुछ पढ़ाने लायक नहीं है ये, इसको मैं बस ऐसे ही बता दिया हूँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मेरे ख्याल से अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वही आपका लास्ट लेक्चर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है वो 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा का लेक्चर कर दूं, लेकिन उसी को लास्ट कर देंगे। ठीक है, फिर से 10वां लेक्चर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। खैर उसको देखेंगे, डिपेंड करता है। अगर एकदम ज्यादा ही बड़ा लेक्चर बन जाएगा तो उसको फिर हम लोग आधा आधा करके पढ़ लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर समझ में आया, पसंद आया, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।